हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एजुकेशन गुरु। मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्टडी करते रहो। तो आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है? तो आज मैं आप लोग को जो है बिहार बोर्ड का जो चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का, वो करवाऊंगी। क्योंकि मैंने चैप्टर 1 जो ज्योग्राफी का है वो मैं करवा चुकी हूँ आप लोग को। वो आप प्लेलिस्ट पे अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके बिल्कुल जाइए और उसको ज़रूर एक बार वॉच करें। ये जो मैं करवा रही हूँ, तो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं कक्षा 9 के, उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, वो ये देख सकते हैं। लेकिन जो स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोगों को पता ही होगा कि कैंसिल हो गया है, तो स्टेट का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो है अभी 9 का करवा रही हूँ, फिर 10th का करवाऊँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर क्या है? भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच, जिसको बोलते हैं फिजिकल फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। तो आप जानते हैं कि जो हमारा स्वरूप है, भौतिक स्वरूप या संरचना है, उसका निर्माण जो है धरातल का कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक साल में हो जाता है या पल भर में हो जाता है। जो भौतिक स्वरूप है, जो संरचना है या जो धरातल है, इसका निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया के बाद जो है ये होता है। तो अब प्रश्न होता है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके वजह से जो है जो अलग अलग स्वरूप का निर्माण होता है। तो धरातल पर जो है दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक होता है दबाव और दूसरा होता है तनाव। तो आप दबाव जानते हो कि किसको कहते हैं? कि जब आप प्रेशर दे रहे हो। तनाव क्या होता है? कि खींचना, किसी भी चीज को खींचना, वो हो गया आपका तनाव। तो इन दो बलों के कारण क्या होता है कि बहुत सारी भौतिक स्वरूप का निर्माण होता है। लेकिन जहाँ तक हम भारत का बात करते हैं, तो देखिए भारत का स्वरूप है जहाँ पे आपको हिमालय जैसी पर्वत, पठार, मैदान सभी का संगम है। यहाँ पे सभी कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो हिमालय का जो उत्तरी भाग है, ये हम इंडिया का जो धरातल का स्वरूप कैसा है वो देखेंगे। तो ये जो है जो इंडिया है, भारत का है, ये उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ भाग है और ये जो है वो साउथ है। तो नॉर्थ में हम लोग जानते हैं कि हिमालय पर्वत है। उसके बाद जो है हिमालय पर्वत के बाद जो है गंगा सिंधु का मैदान आ जाता है। इसके बाद आपको दक्षिण का पठार आता है, जो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन पठार माना जाता है जो दक्षिण का पठार है। इसमें आपका है मालवा का पठार। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मालवा का पठार। ये हुआ दक्कन का पठार, ये हुआ नीलगिरी का पठार, और ये हो गया, देखिए अब जब पूरा साउथ में आ जा रहे हैं, नीलगिरी साउथ में है, जब साउथ में हम पूरा दक्षिण भारत में आते हैं तो सबसे अंत में जहाँ पे इंडिया का लास्ट है, यहाँ पे क्या है? कन्याकुमारी, और यहाँ पे हो गया हिंद महासागर। तो ये आपका पूरा स्वरूप है, उत्तर से लेके इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक का मैंने ये आपको बताया। अब है कि एक सिद्धांत है जिसका नाम आप सुने होंगे, जिसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसके वजह से हमारे धरातल का जो भी प्रक्रिया है उसको माना जाता है, क्योंकि ये अभी जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो इस अब प्रश्न ये उठता है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, इसका जो सबसे पहले इस शब्द का उपयोग कौन किया था? तो जो टूजो विल्सन थे, इन्होंने किया था। टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सबसे पहले उपयोग किया था। विवर्तनिकी शब्द का सबसे पहले
प्रयोग किया था। लेकिन इस सिद्धांत का उपयोग जो है किन्होंने किया था, W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में किया था। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, प्लेट विवर्तन की किसको कहते हैं, प्लेट यानी प्लेट क्या है, धरातल का जो दृढ़ और कठोर जो ऊपरी भाग है उसको हम प्लेट कहते हैं। तो जो ये बताए कि जो हमारा जो धरातल है, संपूर्ण पृथ्वी है, वो 6 बड़े प्लेट में, कितने प्लेट हैं, 6 बड़े प्लेटों में और कुछ अन्य छोटे प्लेटें भी हैं, भागों में क्या है, बटा हुआ है। तो जो 6 बड़े प्लेट है उसमें आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, जिसको बोलते हैं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। उसके बाद देखिए अफ्रीका, ये जो है देखिए यहाँ पे क्या है, एशिया, इसको यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप और एशिया को मिला के होता है यूरेशिया प्लेट। ये जो है इसको इंडो ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ इंडिया भी है, या भारतीय प्लेट भी इसको कहते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट, ठीक है, इधर भी आ जाएगा प्रशांत, इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आ जाएगा क्या, प्रशांत महासागरीय। उसके बाद अंटार्कटिका प्लेट जो है देखिए सबसे नीचे क्या है, अंटार्कटिका, यहाँ पे अंटार्कटिका आ जाएगा, यहाँ अंटार्कटिका प्लेट है। तो ये टोटल जो है 6 बड़े प्लेट है, लेकिन कुछ जो है वो छोटे प्लेट भी है, जिससे आपको इधर जो है यहाँ पे देखिए क्या है, 6 फिलीपींस जो है, नाजका, कोकोस, ये सब क्या है, छोटे प्लेट हैं। तो ये जो है भारत का जो ये पूरे विश्व जो है इस प्रकार 6 बड़े प्लेटों में और कुछ छोटे प्लेटों में विभाजित है। इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। मैं एक आपको क्लास में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को विस्तृत में जो है आपको समझाऊंगी, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ है समझने लायक। इसमें विनाशकारी जो होती है सीमा होती है, रचनात्मक सीमा होती है, तो वो इसका जो दिशा होता है वो आपको डिटेल में बताएंगे। हमको इस चैप्टर में इसको संक्षेप में आपको समझाना था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आखिर क्या है और कितने भागों में बटा हुआ है। और इसके आगे देखते हैं हम लोग उत्तरी हिमालय का क्षेत्र। तो देखिए हिमालय का क्षेत्र जो है वो ये पूरा जो है वो यहाँ से यहाँ तक, ये 1 नंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये पूरा हिमालय का क्षेत्र हो गया। यानी हिमालय पर्वत श्रेणी इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी बोलेंगे। दूसरा जो है हो गया उत्तर का विशाल मैदान, हिमालय पर्वत श्रेणी। उसके बाद दूसरा हो जाएगा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान, तो ये दूसरा वाला जो है ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा हो गया मरुस्थलीय, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर आप देख रहे हो, ये हो गया आपका 4, यानी दक्षिण का पठार, ये हो गया दक्षिण का पठार। देन हम लोग देखेंगे तटीय मैदान, ये जो देख रहे हैं आप ये तट है, ये साइड
और इस साइड, ये दोनों क्या हो गया, इधर भी सागर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ अरब सागर है। तो यहाँ बीच दोनों साइड का जो है वो तटीय क्षेत्र हो गया है, तटीय मैदान, तो हम बोल देंगे इसको तटीय मैदान। ठीक है, तटीय मैदान के बाद आपका हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पे अब क्या छूट रहा है, ये आपका तटीय मैदान हो गया। तो तटीय मैदान के बाद क्या आ जाएगा, मरुस्थलीय द्वीप समूह। 6 में क्या हो जाएगा, द्वीप समूह। द्वीप समूह तो अब जानते हैं, यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और यहाँ जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये जो है इस प्रकार हम भारत को 6 जो है क्षेत्रों में बांटते हैं। अब हम जब की जो हिमालय का जो है, हिमालय को भी क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय में बांटा गया है। तो हिमालय में जो कुछ चोटियां हैं उसकी जो ऊंचाई है वो पूछ देता है एग्जाम में कि कौन कौन सी चोटी हिमालय में है, मतलब भारत में है, और कौन सी नेपाल में है, और उसकी कितनी ऊंचाई है, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये नेपाल में है। तो नेपाल में है, तो ये नेपाल में कितना इसका ऊंचाई है, 8,848 मीटर में आप लोगों को बताई। K2 ये इंडिया में है और ये 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कंचनजंगा भी इंडिया में है और ये 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू जो है वो कहाँ है, इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। मकालू कहाँ है, नेपाल में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,481 मीटर है। उसके बाद आ जाते हैं धौलागिरा भी नेपाल में है, ये इंडिया में नहीं है। धौलागिरा अगर पूछ दे आपको तो ये नेपाल में है, 8,172 मीटर है इसकी। नेक्स्ट है नंगा पर्वत इंडिया में है, 8,124 मीटर है। अन्नपूर्णा जो है ये आपका इंडिया में है, 7,817 मीटर। देन है कामेट भी है 7,756 मीटर। उसके नामचा बड़वा जो है ये भी इंडिया में है, इसका है 7,756 मीटर। तो ये जो नामचा बड़वा है और कामेट है, इन दोनों की जो ऊंचाई है वो सेम है। और गुडुला मंधाता ये नेपाल में है, इस जगह पे है, तो इसकी ऊंचाई कितना है, 7,728 मीटर है। तो ये आपको जो मैं ये बताई इसकी ऊंचाई, तो आप इसको जरूर नोट डाउन कॉपी में कर ले, ठीक है, और इसको माइंड में रखें क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हो इस जगह पे एवरेस्ट है, कंचनजंगा जो है यहाँ पे श्रेणी है, ये जो है बुमला है। अब देखिए यहाँ जो है इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ क्या है, पामीर ग्रंथि है। पामीर ग्रंथि जो है इसी से कुनलुन श्रेणी निकली है, यहाँ पे कुनलुन श्रेणी है और यहाँ हिंदकुश श्रेणी है। पाकिस्तान में जैसे ये कि यहाँ पे देख रहे हैं, चले आते हैं, तो सुलेमान श्रेणी जो है वो सुलेमान यहाँ पे है, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी इस जगह पे है। तो ये हमारा भारत का जो है जो भौतिक स्वरूप का पहला था वो था, और इन 3 भागों में जो बटा हुआ है मैं आपको बता, ये जो यहाँ है कश्मीर है, तो कश्मीर को आप सभी जानते हैं कि कश्मीर को जो है वो धरती का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 झील है जिसका नाम है बूल और
बोल झील और बुलर झील। तो ये बुलर झील जो है और डल और बुलर दो झील है। तो यहाँ जो ये कश्मीर घाटी है, यहाँ पे तो डल और बुलर जो दो झील है, जो मीठे पानी के झील है, और जिसके वजह से वहाँ की जो सुंदरता है कश्मीर घाटी के, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन आप लोग को पूछता है कि जो बुलर झील है वो कहाँ पे है, तो ये मुझे लगा कि ये बताना आपको ज़रूरी है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वाला जो मैं आप लोग को बताई। ये पहला वाला हम लोग समझ लिए, सेकंड चलेंगे। क्या है ये? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये जो उत्तर का विशाल मैदान देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये 3 नदियों की देन है। गंगा, जिसका नाम आप सभी ने सुना है, ठीक है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और कौन सी नदी है बताइए? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 2 नंबर था, क्या था 2 नंबर? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान जो है वो नदियों की देन है, यानी गंगा जो बहुत बड़ी और प्रमुख नदी है, और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों नदियों से जो है इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो जैसे कि हम जानते हैं जो गंगा का मैदान है, जो गंगा है, तो गंगा नदी जब जो है प्रवाहित होती है, तो उससे क्या होता है, हर साल जब उसमें बाढ़ आता है तो उसका पानी उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, और वो अपने साथ जो है उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है, जिससे जो उत्तर का विशाल मैदान है वो बहुत उपजाऊ हो जाता है। उसके जो भाग है वो है भावर, तराई, बांगर और खादर। तो देखिए, जब पानी आता है और गंगा के जो पानी चारों तरफ फैलता है, जो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाती है, उसमें भी भाग होता है, वो 4 भाग होता है। तो कौन सा भाग हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा भाग कृषि के लिए उपयोगी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जो भावर है ये क्या है? गुट्टिका युक्त है, यानी इसमें जो है जो बड़े बड़े पत्थर, कंकर युक्त पत्थर होते हैं, बालू होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े सिल्ट होते हैं। तो ये जो है उस भाग को हम भावर कहते हैं, लेकिन ये जो है कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। दूसरा हम चलेंगे किसमें? तराई। तो तराई जो है ये क्या है? दलदली भूमि है, जहाँ सिर्फ दलदल ही दलदल है, तो इसमें भी आप कृषि नहीं कर सकते दलदली भूमि में, आपको पता है। उसके बाद हम लोग आएंगे बांगर। बांगर जो है ये क्या है? पुरानी है, तो पुरानी मिट्टी है, तो ये जो है मतलब ऐसा नहीं है कि कृषि के लिए ये इसमें कृषि की जा सकती है, लेकिन ये जो पुरानी मिट्टी होता है उसको हम बांगर कहते हैं। जहाँ पे वर्षा का, जहाँ पे जो है नदी की पानी नहीं पहुँच पाती है, वो पुरानी में आ जाता है। उसके बाद आता है खादर, ये नई मिट्टी है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये नदी है, तो नदी के आसपास जो क्षेत्र, जैसे बाढ़ का पानी आया और जब ये वापस आ जाती है, तो ये जो क्षेत्र में मिट्टी रहती है ये क्या हो जाती है? ये खादर हो जाती है। अब देखिए, जो ये क्षेत्र है बिल्कुल यहाँ पे है, ये पुरानी मिट्टी है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई? ये बांगर मिट्टी हो गई, क्योंकि पुरानी मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। और सबसे इधर जहाँ पे जो है आपका जो दलदली क्षेत्र कौन सा हो गया? जैसे यहाँ पे जो नदी के एकदम ये में है, बिल्कुल दलदली है, तो वो हमारे काम का नहीं होता है। उसके बाद देखिए भावर क्षेत्र आ जाता है। तो भावर में क्या है कि जो बड़े बड़े रोड़े होंगे, कंकड़ होंगे, बालू के सिल्ट होंगे, तो ये क्षेत्र को हम क्या बोल देंगे? भावर बोल देते हैं। तो ये उपयोगी नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है उत्तर का जो विशाल मैदान है वो बना हुआ है। तो उसके बाद इसमें जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी बहुत सारी सहायक नदी है गंगा की, जिसमें कोशी भी है, एक प्रमुख नदी में आती है, जो देखिए अपने बिहार में हर साल क्या करती है? बाढ़ जो है वो लेके आती है। तो अगर आप बिहार का देख रहे हैं तो बिहार के दृष्टि से जो है सोन, कोशी, इसको देखना जरूरी है, क्योंकि वो हर साल एक शोक नदी कही जाती है कोसी को, क्योंकि वो जब अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है तो क्या होता है? बाढ़ आता है, जिसकी वजह से बहुत सारे धन जन की क्षति होती है और लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है इससे। तो इसलिए उसको हम लोग शोकी नदी कहते हैं। तो जैसे कि हम मिट्टी देख लिए, अब हम ये देखते हैं कि जो मरुस्थलीय, तीसरा हम लोग का क्या था? मरुस्थलीय क्षेत्र। तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, जानते हैं जो राजस्थान है, राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है, और यहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है। यहाँ का जनजीवन जो है अभी जो है नहर बनाने के बाद जो है वहाँ पे अभी थोड़ा बहुत कृषि की जाती है, लेकिन जो है यहाँ पे सूखा पड़ता है। ये क्षेत्र जो है कृषि की दृष्टि से उतना ज़्यादा उपयोगी
उपयोगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ जो खनिज पदार्थ हैं वो काफ़ी पाए जाते हैं। तो ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। आप जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन जो है बहुत कठिन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। उसके बाद हम आते हैं भारत का जो दक्षिणी पठार है। तो जो दक्षिणी पठार आप देख रहे हैं, इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है। और जो ऊपर में देखिएगा उत्तर की तरफ क्या है, ये चौला है। और जब दक्षिण की तरफ आता है तो ये काफ़ी संकरा हो जाता है। और यहाँ पे जो है दक्षिण का पठार काफ़ी बहुत पुराना है और काफ़ी पुराना माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और जो कपास की कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। आप जानते हैं काली मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन भी पूछता है कि किस मिट्टी में कपास की कृषि की जाती है या कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो वो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण का पठार है। दक्षिण की पठार में तो नीलगिरी है। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण में वो मलाई मुदी है, तो वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे तटीय मैदान जो है। तो जानते हैं कि जो पश्चिम और पूर्वी दोनों भाग में तटीय मैदान है। तो पश्चिमी में जो तटीय मैदान है उसको हम सह्याद्री भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक सह्याद्री पर्वत है जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। और ये पूर्वी है। पूर्वी जो है वो अभी जो है जानते हैं पूर्वी क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल जो है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। तो ये आपका हो गया। और उसके बाद छठा हम लोग का था द्वीप समूह, जो हम बताए थे यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो जो है भारत का जो द्वीप है वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनसे लेके बना हुआ है। तो ये जो है भारत की प्रमुख भौतिक उच्चावच और संरचना था, जिसको हमने समझा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद भी मैं ये बोलूँगी कि आप अपना एक अच्छा नोट्स बनाओ और इसमें जो इम्पोर्टेंस जो चीज़ आपको लगा उसको नोट डाउन करो, वो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप ज़रूर लिखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं आगे का जो चैप्टर है वो आपके लिए ज़रूर मैं बनाऊंगी, और जो एस्टेट वाले हैं उनके लिए भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।